अचानक से दो गाड़ियों में भर कर के आए हुए लोगों को देखकर विजेंद्र और ठाकुर साहब के साथ साथ पुजारी जी और पंडित जी भी आश्चर्य से उनको देखने लगे, क्योंकि किसी बाहर के आदमी को बुलाया तो नहीं था। फिर अचानक से इतने लोग गाड़ियों में, और वो भी हाथों में लाठियां लेकर कैसे आए हैं? ठाकुर साहब मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर देख रहे थे। वो लोग एक एक करके गाड़ी से उतरे और पहलवानों की तरह खड़े हो गए। उनके खड़े होने के और लाठियां पकड़ने के स्टाइल से लग रहा था कि वो किसी प्रकार की लड़ाई करने आए हैं। विजेंद्र ने कुछ लोगों को पहचान लिया था, क्योंकि वो रतनवास के थे और कल रात विजेंद्र को पकड़ने वाले लोगों में से कुछ लोग सामने खड़े थे। सब लोगों के उतरने के बाद रतनवास के सरपंच गाड़ी से नीचे उतरे। तब विजेंद्र ने राहत की सांस ली। चलो, सरपंच साहब आए हैं, इसका मतलब कोई झगड़े वाली बात नहीं है। सरपंच साहब उतरकर आगे आए और ठाकुर साहब को देखते ही हाथ जोड़कर उनसे सलाम करने लगे। ठाकुर साहब ने भी मुस्कुराते हुए उनकी अगवानी की और गर्मजोशी से हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया। आइए सरपंच साहब, आइए। इस तरह से अचानक हमारी याद कैसे आ गई? चलिए अंदर बैठकर बातचीत करते हैं। ठाकुर साहब, याद तो आती है, लेकिन ऐसा है कि बिना किसी कारण के कहीं इंसान आजकल आता जाता नहीं है। जब जरूरत पड़ती है तभी अपने गांव से बाहर निकलने का जोखिम लेता है, नहीं तो सब अपने में ही खोए रहते हैं। किसी को किसी से क्या मतलब है? बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक हमारा टाइम हुआ करता था जब हम महीने में 2-3 बार ऐसे ही मिलने के लिए, गप लगाने के लिए एक गांव से दूसरे गांव पैदल चले जाया करते थे और खूब हंसी मजाक होती थी। एक दूसरे का मान सम्मान भी करते थे और इससे उस वक्त का हमारा प्रेम भाव भी बहुत अच्छा रहता था। एक आज का वक्त है जहां पर गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन लोगों के पास समय नहीं है कि वो अपनी रिश्तेदारी में भी जाकर किसी का हालचाल पूछे। तो अपने जैसे मित्र गणों के पास जाने का वक्त तो है ही किसके पास? सब अपने में खोए रहते हैं। ठीक बात कही ठाकुर साहब आपने। हम पैदल चल के भी रिश्ते निभाया करते थे और आजकल गाड़ी में जाकर भी लोग उन रिश्तों का हालचाल नहीं पूछ सकते। समय समय का फेर है। हवा ही कुछ ऐसी चल पड़ी है कि लोगों के दिलो दिमाग में सिर्फ स्वार्थ की भावना के अलावा कुछ बचा नहीं है। जरूरत हो तो गधा भी बाप है और नहीं तो अपना बाप भी पाप है। यही सोच हो गई है आजकल की युवा पीढ़ी की। बिल्कुल पते की बात कही आपने। ऐसा ही कुछ हो रहा है। और बताइए, क्या खास काम था जो आपने यहाँ आने का कष्ट किया? वो भी इतने लोगों को लेकर के आए हो तो मुझे लगता है कि जरूर कुछ खास ही बात होगी। ठाकुर साहब, बात तो खास ही है। ऐसा है कि समझ में कुछ आ नहीं रहा है। वो आपका भतीजा विजेंद्र गया था कल। गांव में लोगों ने गलतफहमी के कारण उसको पकड़ लिया था। फिर मैं उसको घर लेकर गया था तो हमने कुछ बातचीत की थी इस बारे में। अभी जो कुछ हो रहा है वो आपको ही पता है, आसपास के लगभग सभी गांवों में हो रहा है। हाँ, वो तो विजेंद्र ने मुझे बताया था। चलो कोई बात नहीं है, वो उसकी भी गलती थी। उसको बिना इजाजत के रात को गांव में नहीं जाना चाहिए था। लेकिन चलो, उसके पीछे भी यही कारण था कि कोई गलत भावना नहीं थी। जी ठाकुर साहब, वो तो मैं समझ गया था। विजेंद्र से बात करने के बाद आज मैंने पूरे दिन छानबीन की, आसपास के सभी गांवों में पता लगाया है, तो ये डायन का खौफ 20 कोस के सभी गांवों में फैला हुआ है। लेकिन हमारे गांव में कुछ ज्यादा है और सबसे ज्यादा एक्टिव आप लोग हो। इसलिए मुझे यहां आना पड़ा आपसे खास बातचीत करने के लिए। आपके गांव में ज्यादा कैसे है? मुझे तो लगता है कि हमारे गांव में ज्यादा है। आपके गांव में कितने हो गए ऐसे हादसे? अभी इन 2-3 दिनों में तो हो सकता है कि आपके गांव में ज्यादा हो, लेकिन हमारे गांव में ये 1-1.5 साल से चल रहा है और करीब 90 बच्चे जा चुके हैं। जिंदा वापस कोई नहीं आया अभी तक। चिंता इस बात की अब ज्यादा बढ़ रही है कि अब ये केस दिनों दिन और ज्यादा बढ़ रहे हैं। पता लगा विजेंद्र से बात करके कि आपके गांव में ऐसे जो केस हैं उनमें सिर्फ 2 बच्चे उसका शिकार हुए हैं। बाकी को आप कोशिश करके जिंदा वापस ले आए हो। यही जानने के लिए आया हूं कि किस प्रकार की आप तैयारी करते हो और अभी क्या चल रहा है। क्या बच्चों को जिंदा वापस ला सकते हो? अगर आपका सहयोग मिला तो हम भी अपने गांव के लोगों की जान बचा सकते हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था हमें भी करनी होगी। आपसे साधन सुविधाएं कम हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। साधन सुविधाओं से कुछ नहीं होता सरपंच साहब। गांव के लोगों में हिम्मत होनी चाहिए। अगर गांव के लोग आपके साथ हैं तो आप भी कोशिश करके बच्चों को बचा सकते हो
और हम तो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि उस डायन को ही पकड़ लें, ताकि हम और आसपास के सभी गांव उसके डर से आजाद हो जाएं और ऐसे भयानक हादसे रुक जाएं। हाँ, बस यही सलाह लेने के लिए आपके पास आए हैं। क्या आप हमें भी वो तरीका बता सकते हो? और सुना है आप किसी पंडित जी से पूजा पाठ करवा रहे हो। आपकी पूजा हो जाए तो हमारे गांव में भी उनको भेजना, हम भी ये करना चाह रहे हैं। अभी तो शाम हो चुकी है और हमारी पूजा पाठ का समय हो गया है, तो अभी हम शमशान में जाकर पूजा करेंगे। आप चाहो तो यहां रुक सकते हो और हमारी व्यवस्था देख सकते हो। बाकी तैयारी की बात विजेंद्र है, उससे आप राय लीजिए, वो आपको समझा देगा। मुख्य बात यह है कि गांव के लोगों को समझाओ कि रात को सोए ना, हर घर के आगे, हर गली में, हर चौराहे पर पहरा लगाएं, लोगों के अंदर साहस भरो, तब जाकर के काम होगा। जी ठाकुर साहब, आपकी व्यवस्था देखने के लिए यहां आए हैं, देखेंगे भी। वैसे कल रात विजेंद्र के जाने पर गांव वाले थोड़े एक्टिव हो गए हैं, लेकिन आपकी तर्ज पर मैं ज्यादा लोगों को पहरे के लिए बोल देता हूं। रुक तो नहीं सकता क्योंकि रात में गांव में रहना जरूरी है, बाकी आप समझते हो। अंदर से पंडित जी सामान लेकर आए तो उनको देखकर ठाकुर साहब खड़े हो गए। जी, अभी तो मैं चलता हूं पूजा के लिए, पंडित जी तैयार हो गए हैं, इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। और एक बात, अभी पहरेदारी की तो वो आपके जो लोग हैं साथ उनको भेज दीजिए, देख लेंगे। आपका स्वागत है, आप यहाँ पर रुक करके देख सकते हैं कि हम किस तरह से क्या क्या काम करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी जैसी मर्जी, विजेंद्र से बातचीत कीजिए, हमें जाना पड़ेगा। जी ठाकुर साहब, आप पूजा के लिए प्रस्थान कीजिए, तब तक मैं विजेंद्र से बातचीत करके अपने लोगों को गांव भेजकर सूचना करवा देता हूं। कल दिन में आता हूं, तब हम बातचीत करेंगे इस बारे में। ठाकुर साहब पंडित जी के साथ शमशान की तरफ रवाना हो जाते हैं। रतनवास के सरपंच और विजेंद्र बैठे हुए आपस में बातचीत करते हैं। विजेंद्र उनको अपने गांव में अपनाया गया प्लान समझाता है। रात का अंधेरा हो चुका था और गांव के लोग लाठियां हाथों में लेकर के बाहर आ गए थे। पूरे गांव में जागरण का सा माहौल हो रहा था। आज सुबह ही विजेंद्र और गजराज ने सभी घरवालों को चेताया था कि आज रात को सभी घरवालों को पहरा देना है, तो आज कुंजपुर में रात्रि जागरण का सा आयोजन हो गया था। ये देख करके रतनवास के लोग और सरपंच आश्चर्यचकित हुए। वो तो अब तक घोड़े बेचकर सोते थे, बच्चों के गायब होने पर वो इस तरह की हिम्मत दिखा ही नहीं पाए। पुजारी जी, पंडित जी और ठाकुर साहब तीनों शमशान में पहुंचे, पूजा का आसन लगाया और पूजा शुरू की। तभी भयंकर आंधी आई और पूरे गांव में अंधकार फैल गया। बिजली भी जा चुकी थी और बारिश भी शुरू हो गई थी। बारिश शुरू होने पर पंडित जी टेंशन में आ गए, क्योंकि बारिश में पूजा कैसे करेंगे, और पूजा करनी भी जरूरी थी। उसको बीच में छोड़ने का मतलब भयानक परिणाम हो सकते थे। लेकिन बारिश के दौरान पूजा कैसे की जाए, बारिश कब रुके इसका कोई ठिकाना नहीं था, और भयानक तूफान था तो वो शंका भी थी। खतरनाक आंधी और बारिश के कारण पूजा शुरू नहीं हो सकी। ठाकुर साहब और पंडित जी दोनों चिंतित थे। डर यह भी था कि अगर पूजा बीच में रुक गई तो कुछ अनहोनी भी हो सकती है। इसलिए वो आपस में चर्चा करने लगे कि क्या किया जाए। ठाकुर साहब, इस भयानक तूफान में यहाँ पूजा करना असंभव है, लेकिन ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो कि इस पूजा को पूरा होना भी जरूरी है, और आज तो सिर्फ तीसरा दिन है। अगर ये अधूरी रह गई तो फिर न जाने कौन सी आफत टूट पड़ेगी। आप कोई इंतजाम कीजिए कि ये पूजा पाठ पूरी हो। ये तो मैं भी समझ रहा हूं पंडित जी, लेकिन हम करेंगे कैसे और क्या करेंगे, क्योंकि ये तूफान तो पूरे गांव में ही है और हमने गांव के सारे लोगों को पहरेदारी पर बिठा रखा है। यहाँ किसी को आने के लिए हमने मना कर रखा है। अभी तूफान में कैसे हम उन तक पहुंच सकते हैं, कैसे वो लोग हम तक पहुंचेंगे, किस तरह से हम इस प्रकार की व्यवस्था करें। अगर आपको कुछ आइडिया हो तो आप बता सकते हो कि क्या करें ऐसा कि ये पूजा पूरी हो जाए। ठाकुर साहब, आप अपने आदमियों को फोन करके बोल सकते हो, इतनी व्यवस्था तो गांव में होगी। इस भयानक आंधी और बरसात में फोन कहां से यूज करूंगा, ये बताइए। और पहली बात तो आप याद रखिए कि मेरा मोबाइल आप मंदिर में ही रखवाते हो, यहां तो लाने ही नहीं देते। क्या आप मोबाइल लेकर के आए हो या फिर पुजारी जी लेकर आए हैं? और आप दोनों के पास है तो आप कॉल लगाइए, मैं बात करता हूं। जी नहीं, मैं भी मोबाइल लेकर के नहीं आया, पंडित जी ने ही रोका था। पहले 2 दिन तो मैं भी लेकर आया था,
लेकिन आज पंडित जी ने ही मना कर दिया था। कहा था कि मोबाइल से डिस्टरबेंस होती है। अब क्या करेंगे? तूफान इतना भयानक है, वो लोग भी चल करके यहां तक नहीं आ सकते। क्या करें? मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये तूफान तो हर पल बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या करें ऐसा कि ये पूजा हम संपन्न कर सकें? एक काम करो, वो पीपल का पेड़ है, वो थोड़ा गहरा है, उसके नीचे जाकर के कोशिश करते हैं, शायद कुछ बात बन जाए। कोई तिरपाल तो मिल ही जाएगा गांव में। ठीक है, चलिए, अगर वहां कुछ हो सकता है तो देखते हैं। तूफान कुछ कम हो तो फिर गांव से मदद मिल जाएगी। भयानक तूफानी बारिश में तीनों पूरी तरह से भीग चुके थे और वे एक दूसरे को पकड़कर पीपल के पेड़ की तरफ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो पेड़ के नजदीक पहुंचते हैं, वो चरमराकर टूट जाता है। ठाकुर साहब अपने पांव पीछे खींच लेते हैं, लेकिन पंडित जी जो सबसे तेज गति से चल रहे थे, वो पेड़ के नीचे दब जाते हैं। पुजारी जी भी ठिठक कर रुक जाते हैं। पेड़ भी ऐसे गिरा जैसे कि किसी ने उसकी एक एक टहनी को काट कर डाल दिया हो। पेड़ की शाखाओं के बीच में पंडित जी दब चुके थे, जो कि इस वक्त दर्द से चिल्ला रहे थे। ठाकुर साहब और पुजारी जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तूफान के झोंके इतने तेज थे कि दोनों का बिना सहारे के खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसे में वो पंडित जी को कैसे बाहर निकाले? लेकिन उनको निकालना भी तो जरूरी था। दोनों ने कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो किसी टहनी को उठाते तो बिजली जैसा झटका लगता। ऐसा लगता जैसे आसमान से बिजली टूटकर वहीं पर गिर रही हो। इधर तूफान बढ़ ही रहा था। इस भयानक तूफान से गांव में पहरा दे रहे लोग भी चौकन्ने हुए थे। वो भी कहीं दीवारों का, पेड़ पौधों का सहारा लेकर के खड़े थे। विजेंद्र और उसके 4-5 साथी गाड़ी के अंदर चौराहे पर खड़े थे और वो आपस में चर्चा कर रहे थे। भैया, इतनी जोर के तूफान में पूजा पाठ कैसे हो रही होगी? हमने ये तो सोचा ही नहीं। हमें सीधे ही शमशान में चल करके देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो पहरा दे रहे लोग घरों में भी घुस सकते हैं, किंतु शमशान में ठाकुर साहब, पुजारी जी और पंडित जी, उनका क्या होगा? तुम्हारी ये बात भी सही है, और इस तूफान में तो पूजा हो भी नहीं सकती। शमशान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उसके नीचे बैठा जा सके। वो लोग भी जरूर कोई पेड़ पौधों का ही सहारा ले रहे होंगे। तीनों ही बुजुर्ग हैं, परेशानी भी हो रही होगी उनको। ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। चलो, हमें तुरंत ही वहां जाना चाहिए। ये विचार आते ही विजेंद्र ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, शायद बारिश में भीगने की वजह से। उसने 2-4 बार ट्राई किया, लेकिन गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। तो नौजवान नीचे उतरे। उन्होंने विजेंद्र को कहा कि आप स्टार्ट करो, हम धक्का लगाते हैं। उन लोगों ने गाड़ी को धक्का लगाया, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। रात के लगभग 9 बज रहे थे और तूफानी हवा की सरसराहट चारों तरफ गूंज रही थी। विजेंद्र ने काफी देर कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने अपना मोबाइल निकाला, जो भीग चुका था और पानी से भीगने की वजह से वो बंद हो गया था। अब करें भी तो क्या करें और कैसे करें? सब लोग अलग अलग थे। कहीं एक साथ 5 लोग थे तो कहीं 2 थे, लेकिन एक जगह के लोग दूसरी जगह के लोगों से ना तो बातचीत कर पा रहे थे, ना ही चलकर जा पा रहे थे, क्योंकि तूफान भी बहुत भयंकर था। चलने की कोशिश करते ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से धक्का दे रहा है। इस कोशिश में कोई आगे की तरफ गिरता तो कोई 1 फीट हवा में उड़कर गिरता। 1-2 बार ऐसा होने से सभी लोग अपने आसपास किसी दीवार को या किसी पेड़ को पकड़ करके बैठ जाते हैं। लेकिन यह भी डर था कि इतने भयानक तूफान में पेड़ पौधे भी गिर सकते हैं। अब करें तो क्या करें? इतनी हिम्मत दिखाने के बाद भी पूरे गांव के लोग इस वक्त असहाय थे। दूसरी तरफ तूफान को देखकर गजराज ने गाड़ी स्टार्ट की, जो कि घर के अंदर थी, और वो गाड़ी दौड़ाता हुआ गांव में निकला। लेकिन उस तूफान में गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल था। किसी तरह से वो हिम्मत करके गाड़ी को लेकर गांव के बीच चौराहे पर आ गया, जहां पर 5-7 लोग खड़े थे। उनको तुरंत गाड़ी में बिठाया और आगे चला। तो विजेंद्र और उसके साथी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। गजराज को आया हुआ देखकर वो सभी लपक कर गजराज की गाड़ी में बैठ गए और सब शमशान की तरफ चले। गजराज भी शमशान जाने का सोचकर ही घर से निकला था। शमशान में जाकर के गाड़ी रोकी और सब उतर के अंदर गए। अंदर जाकर देखा तो पूजा स्थल पर कोई नहीं था। आश्चर्य के साथ सब लोग इधर उधर देखने लगे। भयानक तूफान में कड़कती बिजलियों की रोशनी में वो हर पेड़ पौधे को ताड़ने लगे,
कि शायद किसी पेड़ का सहारा लेकर वो लोग खड़े होंगे। इधर उधर नजर दौड़ाते हुए पीपल का पेड़ दिखा, जिसकी टहनियों का ढेर बना हुआ दिखा, और कोई आदमी वहां नहीं दिख रहा था। तो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के हवा का सामना करते हुए उस पेड़ तक पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो पेड़ के तने को पकड़कर ठाकुर साहब और पुजारी जी बैठे हैं। दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। पापा, ये क्या? ये पेड़ कैसे गिरा? इतना बड़ा पेड़ तूफान में गिर गया। और पंडित जी कहाँ हैं? आप दो ही हो यहाँ पर, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि तूफान के साथ उड़ गए? नहीं भैया, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हुई है जरूर, क्योंकि इतना बड़ा पेड़ गिरा है। बड़े पापा और पुजारी जी इस तरह से डरे हुए बैठे हैं, कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। पंडित जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये क्या हो गया? बड़े पापा कुछ बोलिए, पंडित जी कहां पर हैं? ठाकुर साहब की आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने हाथ का इशारा किया जहां उस पेड़ की डालियां गिरी हुई थी। गजराज और विजेंद्र के साथ 15-20 लोग थे, तो सबने कोशिश करके उन टहनियों को हटाया। देखा तो नीचे पंडित जी मुंह के बल गिरे हुए थे और लहूलुहान थे। पंडित जी को इस हाल में देखकर सब लोग डर गए और कांपने लगे। एक तो भयानक तूफान जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, और ऊपर से पंडित जी इस हाल में। अब क्या करें? बड़े पापा, ये क्या हुआ? पंडित जी की ये हालत कैसे हो गई? कहीं कहीं इनके प्राण तो नहीं निकल गए? अरे भाइयों, जल्दी पंडित जी को उठाओ, पहले इनको वैद्य जी के पास लेकर चलते हैं। अगर इनको कुछ हो गया तो समस्या बढ़ जाएगी। जैसे तैसे कोशिश करके वो लोग पंडित जी को उठाते हैं। पुजारी जी और ठाकुर साहब हाथ पकड़ करके चलते हैं। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े कोशिश करके शमशान के गेट तक आते हैं। पंडित जी को गाड़ी में सुलाकर सब गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन गजराज ने जब गाड़ी स्टार्ट की तो वो भी स्टार्ट नहीं हुई। 2-4 बार चाबी घुमाने के बाद भी जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो गजराज और विजेंद्र दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बीच की सीट पर पंडित जी को लिटा रखा था और पुजारी जी और ठाकुर साहब उनके बगल में बैठे हुए देख रहे थे। हवा की तेज सनसनाहट के साथ सबकी सांसें भी उखड़ चुकी थी। आधे लोग गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठे थे और आधे गाड़ी के बाहर लटक रहे थे। कोशिश थी कि जल्दी से जाकर के पंडित जी को वैद्य जी को दिखाया जाए। पंडित जी के पूरे शरीर से खून टपक रहा था। भैया, मेरी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने भी बहुत कोशिश की। वो तो आप आ गए, इसलिए मैं आपके साथ यहाँ आ गया, और ये भी अच्छा हुआ, वरना कुछ देर हम यहाँ नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन अब कैसे भी करके यहाँ से गाँव में जाना होगा, वरना तो पता नहीं पंडित जी के साथ क्या हो जाएगा। लेकिन अभी तो मैं गाड़ी घर से स्टार्ट करके लाया था, आराम से स्टार्ट हो रही थी। अब क्या हो गया? पानी से भीगने से तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा तो बहुत बार होता है कि हम बारिश में बाहर कहीं निकले हैं तो ना तो गाड़ी बंद होती है और ना ही बंद करने के बाद वापस स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम होती है। फिर आज ये क्या हो रहा है? हमने गलती भी कर दी, गाड़ी को बाहर खड़ा कर दिया। उस टाइम सीधा लेकर आ जाते और इसको बंद ना करते तो कुछ हो सकता था। अब तो मुझे लगता है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, हमें पैदल ही चलना पड़ेगा भैया। लेकिन पहले किसको पता था कि ऐसा हो जाएगा? और ये भी कहां पता था कि अंदर क्या हो चुका है? अब इस तूफान में जाएंगे कैसे? वहां से यहां आने पर तो हमें 2 घंटे लग गए। इस भयानक तूफान का सामना करके गांव तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन भैया, जाना तो पड़ेगा ही। अगर हम डर कर ही रुक गए तो पंडित जी के साथ गलत हो जाएगा। जिस हालत में वो हैं, इस हालत में उनका ट्रीटमेंट जल्दी नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये तो सही है, लेकिन अब करें भी क्या? कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। गजराज और विजेंद्र दोनों आपस में चर्चा करने लगे। अभी तक ठाकुर साहब कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। पुजारी जी के भी चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। वो बार बार पंडित जी की तरफ देखते और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते। बाहर चल रहा तूफान और भयानक होता जा रहा था। बादलों से बिजली की गड़गड़ाहट और चमक लगातार जारी थी। ऐसे में क्या करें? लगभग रात के 11 बज चुके थे। पंडित जी को तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी था, लेकिन कैसे करें? शमशान से गांव करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा था और इतनी दूर सामने से आते हुए इस तूफान में जाना बहुत मुश्किल था, वो भी पंडित जी को गोद में लेकर। काफी देर सोचने के बाद ठाकुर साहब बोले, पुजारी जी, मुझे लगता है कि पंडित जी नहीं बचेंगे। शीघ्र ही कुछ करना चाहिए। यह तूफान नहीं रुकेगा। यह बहुत बड़ी आफत है जो हम पर टूट पड़ी है, लेकिन इसका सामना करना पड़ेगा।
गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होगी। ये तो अच्छा हुआ कि बच्चे टाइम पर आ गए, वरना हम दोनों भी आज तो निकल गए होते। लेकिन पापा अब क्या करें, क्या किया जाए, आप ही बताओ। अब तो वही करना पड़ेगा, जैसे शमशान से यहां बाहर आए हैं वैसे ही पंडित जी को लेकर के गांव में जाना पड़ेगा। अब ये परेशानी भी हमें झेलनी ही होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम और यहां पर लगा दिया तो पंडित जी की जान चली जाएगी, और ऐसा होना हमारे लिए बहुत बड़े खतरे का संकेत है। इसलिए सब लोग नीचे उतरो, हिम्मत करो और एक दूसरे का हाथ पकड़कर गांव की तरफ चलो। गांव में पहुंचने पर ही कुछ हो सकता है। उधर गांव में पहरा दे रहे सब लोगों का भी यही हाल था। सब लोग जमीन पकड़ पकड़ कर बैठ गए, क्योंकि भयानक तूफान में कोई चल भी नहीं पा रहा था। जहां 5-7 लोग एक जगह थे, वो आपस में हाथ पकड़कर पास वाले घर में घुस गए। गांव के अंदर पेड़ों के टूटने का सिलसिला शुरू हो गया था, इसलिए डर के मारे कोई पेड़ के पास भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। जैसे तैसे करके पहरा देने वाले सभी लोग अपने आसपास जिस प्रकार से कोई जगह मिली उसके अंदर घुस गए। कुछ लोग पास पड़ोस के घरों में घुस गए। पूरे गांव में पानी भर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नदी अपने पूरे उफान पर हो। घरों में बैठी महिलाएं इस टेंशन में थीं कि उनका पति या उनका बेटा बाहर गया है और इस तूफान में न जाने उसका क्या हाल हो गया होगा। जो भी बाहर आया हुआ था, अगर उसके पास मोबाइल था भी तो वो भी काम नहीं कर रहा था। समस्याएं इस कदर बनी कि उनके सॉल्यूशन का रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, गांव के रास्तों पर पहरा देने वाले लोग तो किसी तरह घरों में घुस चुके थे, लेकिन लहूलुहान हालत में पंडित जी को लेकर गजेंद्र, गजराज, ठाकुर साहब के साथ जो लोग थे, वो बड़ी मुश्किल से एक एक कदम आगे चल पा रहे थे। जिस दिशा में वो चल रहे थे उसी दिशा में सामने से तेज तूफान आ रहा था, तो उसका सामना करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी हिम्मत करके वो लोग एक एक कदम आगे बढ़ाकर गांव की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे तैसे करके वो लोग गांव की सीमा तक पहुंच गए। तूफान अभी भी अपने पूरे जोश में था और गांव की गलियों में पानी भरा हुआ था। घुटनों तक भरे हुए पानी में वो लोग पंडित जी को कंधे पर लिए हुए वैद्य जी के घर की तरफ जाने लगे। गांव के अंदर घुसे तो कुछ उन लोगों में हिम्मत और साहस बढ़ा और कुछ जोश से वो आगे बढ़ने लगे। गांव में घुसते ही लोगों की दिशा बदली और सामने से आ रही हवा साइड से आने लगी। इसलिए कुछ ठीक हुआ, क्योंकि कदम उठने लगे और चलते हुए वो लोग वैद्य जी के घर तक पहुंच गए। रात के लगभग 1 बज रहे थे। इस भयानक तूफान में पूरा गांव जाग रहा था। वैसे भी आज गांव में रात्रि जागरण का सा माहौल था, और अब इस तूफान ने उस माहौल को दहशत में बदल दिया था। गांव की गलियों में कल-कल बहती हुई नदी का पानी पूरे उफान पर था, और आसमान में पूरे जोश से बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कड़ाहट सुनाई दे रही थी, जो डर को और अधिक बढ़ाने में सहयोग कर रही थी। डॉक्टर साहब के घर का दरवाजा खुला और पंडित जी को क्लिनिक में लिटाया गया। पूरे गांव में बिजली नहीं थी, तो टॉर्च और मोमबत्ती का सहारा लेकर डॉक्टर ने पंडित जी का मुआयना किया। उनके शरीर से बहते हुए खून को साफ किया गया और कुछ ट्रीटमेंट शुरू हुआ। आनन फानन में डॉक्टर साहब ने कुछ इंजेक्शन लगाए, कुछ टैबलेट्स दी, लेकिन पंडित जी ने आंखें अभी तक नहीं खोली थी। ठाकुर साहब और पुजारी जी को और ज्यादा टेंशन हो रही थी कि अगर पंडित जी की हालत इतनी गंभीर है, इसका मतलब तो अब वो कुछ कर भी नहीं सकते, और अगर आज की पूजा नहीं हुई तो फिर पता नहीं गांव में कौन सी आफत आ पड़ेगी। वो दोनों आपस में इसी विषय पर बातचीत करने लगे और वैद्य जी ट्रीटमेंट में बिजी थे। क्या लगता है आपको पुजारी जी, पंडित जी अभी ठीक हो जाएंगे? मुझे तो लगता है उनको बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। ठाकुर साहब, ये तो दिख ही रहा है, चोट तो बहुत ज्यादा आई हुई है, लेकिन ये तो वैद्य जी ही बता सकते हैं कि वो किस हालत में है। अभी 1-2 घंटे में वो खड़े हो सकते हैं या फिर उनको ज्यादा टाइम लगेगा, ये तो हम उनसे ही पूछते हैं। ठाकुर साहब और पुजारी जी दोनों धीरे धीरे कदमों से चलते हुए वैद्य जी के पास आते हैं। उनके चेहरे से लग रहा था कि वो भी चिंता में है। क्या लगता है डॉक्टर साहब, पंडित जी की हालत कैसी है? ठाकुर साहब, इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है इनको बहुत गंभीर चोटें आई हैं और रिकवर होने में काफी टाइम लगेगा। अब इनको होश आए बिना कुछ भी नहीं कह सकते। आपकी आज की पूजा तो शायद नहीं कर सकते। क्या? ये क्या कह रहे हो आप?
कुछ कीजिए, इनको होश में लाइए। अगर ये खड़े नहीं हुए तो गजब हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इनको चोट ही आई है और कुछ नहीं हुआ था। आप कुछ कीजिए ताकि इनको होश आए। मुझे नहीं लगता कि इनको इतनी जल्दी होश आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये कोमा में चले जाएं। क्या? डॉक्टर साहब, ये क्या कह रहे हो आप? अगर अगर पंडित जी कोमा में चले गए तो फिर हमारा सारा काम चौपट हो जाएगा। 2-3 दिन की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ठाकुर साहब, मुझे लगता है आज इस तूफान के इस भयानक पानी ने हमारी मेहनत पर पानी फेर ही दिया है, और ये पानी बहुत ही जहरीला साबित हो सकता है। अब कोई रास्ता ईश्वर ही निकाल सकता है। पुजारी जी, आप कुछ कीजिए। इन सब काम से हम लोग तो बिल्कुल अनजान हैं, लेकिन आप तो थोड़ा बहुत जानकार हैं। अगर आप कोशिश करो तो कुछ हो सकता है। पंडित जी की हालत तो हमें भी दिख रही है। जी ठाकुर साहब, थोड़ा धीरज रखिए, मैं कुछ सोचता हूं। लेकिन बाहर तूफान भी तो अभी नहीं रुक रहा है, पूरे गांव में पानी भर गया है। ऐसे में हम कैसे करेंगे? अगर मैं कोशिश भी करूं तो भी ये लगभग असंभव ही है। पुजारी जी, आप ही कहते थे ना कि अगर काली खोपड़ी का इंसान अपनी पर उतर आए तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। फिर आज आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? इतने वर्षों से आप ईश्वर की आराधना कर रहे हो, क्या आपके अंदर इतनी सकारात्मकता नहीं है कि आप अपने ही काम का कोई दूसरा रास्ता निकाल सको? और इस गांव को आप देख रहे हो, यहां खड़े इन 20-25 लोगों को देख रहे हो। अगर आप और मैं इस वक्त निराश हो गए तो इन लोगों की हिम्मत भी टूट जाएगी, और ये लोग फिर जिंदगी में कभी साहस नहीं कर सकेंगे। आज तो ये लोग अपनी जान हथेली पर लेकर हमारे शब्दों की प्रतीक्षा में खड़े हैं। इस वक्त अगर हम इनको कुछ भी कहेंगे तो ये लोग भी हमारे साथ तैयार हैं। मान लिया कि बाहर भयानक तूफान है, लेकिन इस वक्त हमें अपने सीने में भी एक तूफान को जगाना होगा, और हमारा अधूरा काम हमें पूरा करना होगा। ठाकुर साहब, आपकी हर बात सही है। मैं कदर करता हूं आपके जज्बात की और आपकी हिम्मत की दाद देता हूं, लेकिन मैं इस काम से अनजान हूं, और अगर मैं पंडित जी की इस अधूरी पूजा को पूरा करने का जिम्मा ले भी लूं तो भी आगे का काम बहुत ही मुश्किल है। मैं मानता हूं कि असंभव कुछ नहीं है, लेकिन कुदरत के सामने काली खोपड़ी वाला इंसान भी लाचार ही होता है। और आज जो मंजर आप और हम देख रहे हैं, ये कुदरत का कहर है। इस संसार की सबसे बड़ी ताकत यही है। इसका सामना कैसे करें? यह पानी कब तक बरसेगा, इसका कोई अनुमान नहीं है। और आप सोचिए कि पंडित जी का काम तो मैं कर लूंगा, वो उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें जाना तो उसी शमशान में ही पड़ेगा। अब वहां हम कैसे जाएंगे और इस तूफान में कैसे आगे का काम करेंगे? जरा आप इसका कोई उपाय बताओ। पुजारी जी, अगर आप पंडित जी वाला काम कर सकते हो तो बाकी का काम करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ईश्वर ने भी हमारी परीक्षा ली है, और इस परीक्षा में हमें सफल होना है। दृढ़ निश्चय के सामने ईश्वर भी दयालु होकर के मदद करता है। अगर मन में ठान लिया कि करना ही है तो ये ठाकुर भवानी सिंह 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। आप बताओ कि पंडित जी का काम आप कर सकते हो कि नहीं? ठाकुर साहब कुछ भावनाओं में बह गए, और उनके अंदर का राजपूती खून जाग गया, जो इस वक्त उबाल मारने लगा। और ठाकुर साहब की बातें सुनकर के वहां पर खड़े सभी लोग भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पुजारी जी सोच में पड़ गए। वो पूजा कर सकते थे, बस उन्होंने आज तक इस तरह की पूजा की नहीं थी, तो वो झिझक रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। बाहर खड़े लोगों में से एक 2 कदम आगे आया और बोला, पुजारी जी, हमारी सनातन संस्कृति हमने आप लोगों के मुंह से ही सुनी थी, और ठाकुर साहब को देखते हुए हम लोग बड़े हुए हैं। अगर आज आप अपना काम नहीं कर सकते तो फिर आप खुद समझ जाइए कि आप अपनी ही संस्कृति को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर एक किसान खेत जोतता है तो क्या उसका पढ़ा लिखा बेटा एक दिन जरूरत में खेत का काम नहीं कर सकता? और अगर वो नहीं कर सकता तो फिर वो किसान कहलाने के लायक भी नहीं है। आज ठाकुर साहब ने जो जिम्मा इस गांव की भलाई के लिए लिया है वो पूरा होगा। अगर आप अपने जीवन का कुछ कीमती समय हमें दे सके तो बाकी के सारे काम आप हम पर छोड़ दीजिए। हम वादा करते हैं कि कुंजपुर के लोगों के रक्त की एक एक बूंद भी बहाकर हम ठाकुर भवानी सिंह की बात का मान रखेंगे। जय मां भवानी। पीछे खड़े सभी लोग भी मां भवानी का जय घोष करते हैं, और आसमान में पल भर के लिए शांति हो जाती है।
अगले ही पल बादलों की गड़गड़ाहट कुछ ज्यादा हुई और पुजारी जी ने इधर उधर देखा। फिर वो ठाकुर साहब की तरफ देखने लगे। सीना तान कर खड़े सभी लोगों का हौसला पुजारी जी का खून गर्म कर रहा था। अपनी जान की परवाह को छोड़कर जो परहित के लिए कदम आगे बढ़ाता है वही सच्चा इंसान और ईश्वर का सच्चा भक्त होता है। पुजारी जी ने ठाकुर साहब की तरफ फिर देखा। ठाकुर साहब, आप अविलंब शमशान में जाने की तैयारी कीजिए। आज ये रामकिशन भी आपसे वादा करता है कि ईश्वर का आदेश मानकर मैं प्रेत पूजा करूंगा और यहां मृत्यु शैया पर पड़े मेरे इस भाई के लिए भी प्रयास करूंगा। पुजारी जी की बात से ठाकुर साहब के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और फिर ठाकुर साहब ने बाहर खड़े लोगों को कहा, भाइयों, गांव के करीब 200 आदमियों को बुलाकर लाओ और सभी अपने घर से एक एक लोहे का या स्टील का कोई बर्तन लेके आओ। बर्तन इतना बड़ा हो जिससे 2 आदमियों के सिर ढके जा सकें। और हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये काम करो। प्राण जाए पर वचन ना जाए। जी ठाकुर साहब, आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए, हम लोग अभी सारा बंदोबस्त करते हैं। वहां खड़े हुए सभी लोग 2-2 का जोड़ा बनाकर गांव के प्रत्येक घर में जाने लगे। तूफान से ज्यादा इस वक्त उन लोगों के अंदर जोश था और अब वो तूफान भी उनके जोश को डिगा नहीं पा रहा था। सधे हुए एक एक कदम बढ़ाते हुए लोग घरों में जाकर बाकी लोगों को लेकर आते और जिस घर में 2 घुसते वहां से 3 या 4 वापस आते। साथ ही ठाकुर साहब के आदेश के अनुसार घर में जो बड़े बर्तन थे वो भी लेकर आते। हर घर से निकलते हुए मजमा जोड़ने लगा। करीबन 1 घंटे के बाद वैद्य जी के घर के बाहर बारात उतर चुकी थी। उनको देखकर ठाकुर साहब ने मूंछों पर ताव दिया और पुजारी जी की तरफ देखा। आंखें झपकाकर पुजारी जी ने आगे बढ़ने का इशारा किया। ठाकुर साहब ने सबको आदेश दिया कि इसी तरह एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए इस तूफानी रात में भयानक तूफान का सामना करते हुए शमशान में पहुंच जाओ। पुजारी जी ने पंडित जी का वो झोला लिया और आंखें बंद करके ईश्वर का स्मरण किया। फिर वो ठाकुर साहब का हाथ पकड़कर उन लोगों की भीड़ के बीच में सीना तान कर शमशान की तरफ चले। पुजारी जी सोच रहे थे कि चाहे पूजा सफल हो या असफल, लेकिन गांव के लोगों का उत्साह नहीं टूटने देना है। किसी भी हालत में उनको इस पूजा को करना ही है। परिणाम जो होगा वो ईश्वर के हाथ में है। शमशान में पहुंचकर ठाकुर साहब ने सबको समझाया कि जो बर्तन वो घरों से लाए हैं वो अपने सर पर उल्टा करके ओढ़ लें और एक हाथ से उसको पकड़ लें। दूसरे हाथ से अपने साथ वाले का हाथ पकड़कर एक दूसरे से सटकर खड़े हो जाएं। इस तरह से गोल घेरा बना लें। एक दूसरे के अगल बगल और आगे पीछे होते हुए करीब 200 लोगों ने पूजा स्थान पर एक झोंपड़ी सी बना दी और बीच में सिर्फ 2 आदमी बैठ सकें उतनी जगह रखी। पुजारी जी आश्चर्यचकित हुए। ठाकुर साहब ने क्या दिमाग लगाया है। सर के बर्तन से पानी पीछे की तरफ लुढ़क जाएगा और पूजा करने के स्थान के चारों तरफ 10 आदमियों की पंक्तियों से हवा भी अंदर नहीं आ पाएगी। पुजारी जी अंदर बैठे ठाकुर साहब के सामने। झोला उतारकर पुजारी जी ने सामान सेट किया और पूजा शुरू की। आग जल चुकी थी और पुजारी जी पुस्तक को पढ़ते हुए तंत्र मंत्रों का उच्चारण बड़े जोश से करने लगे। तूफान अभी भी इसी रफ्तार में था। बीच बीच में हवा के झोंके महसूस हो रहे थे और ऊपर से पानी की बूंदें भी टपक रही थी। लेकिन अब ये सब गांव वालों का साहस कम नहीं कर पा रही थी। कुंजपुर के इतिहास में हिम्मत और दृढ़ निश्चय का नया अध्याय जुड़ रहा था। परिणाम भले ही कुछ हो, उसकी फिक्र तो सिर्फ स्वार्थी लोग करते हैं। अगर परहित में काम किया जाए तो उसका परिणाम नहीं देखा जाता है। करंट टाइम पर जो कर दिया जाता है वो अक्सर सही ही होता है। पुजारी जी के कांपते हाथ अब संभल गए थे और गांव वालों के दिलो दिमाग में जोश भरा हुआ था। तूफान से भयानक तूफान सब अपने सीने में पाले हुए थे और बारिश की मार झेलते हुए वो अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने से पहले अपनी मर्जी से हिलना भी नहीं चाह रहे थे। कहते हैं कि जहां साहस होता है वहां ईश्वर खुद मजबूर हो जाता है। यही होने लगा था अब कुंजपुर में। धीरे धीरे तूफान का जोर कम होने लगा।
और सुबह के 5 बजते बजते पूजा संपन्न हो गई। गांव के सब लोग इस तरह से खुश थे जैसे कि उन्होंने कोई युद्ध जीत लिया हो। वाकई में देखा जाए तो ये एक युद्ध ही था। पूजा संपन्न होते ही सब लोग गांव की तरफ चले। पुजारी जी और ठाकुर साहब आगे और बाकी लोग उनके पीछे चल रहे थे। गांव की गलियां पानी से लबालब भरी थी। पेड़ों की बड़ी बड़ी टहनियां पानी पर तैरने लगी। मंदिर के सामने आकर ठाकुर साहब रुके, चारों तरफ नजर दौड़ाई। गांव का मुख्य चौक यही था जहां घुटनों तक पानी में सब लोग खड़े थे। बीच में ठाकुर साहब खड़े थे। भाइयों, ये नजारा आप लोग देख रहे हो। इस भयानक तूफान से गांव का काफी नुकसान भी हुआ है, लेकिन आप सबके सहयोग से एक काम ठीक से पूरा हो गया। पुजारी जी का और आप सभी का धन्यवाद। लेकिन अब ये राहत कार्य भी करना है। बहुत से घरों में पानी भर चुका है, उन तक सहायता भी पहुंचानी है। ये काम भी हमें अभी करना है। मैं तहसील में बात कर लेता हूं, वहां से जो कुछ मदद हो सके वो करवाता हूं। आप भी थोड़ी और हिम्मत रखो और जिनके घर में ज्यादा समस्या हुई है पानी भरने से, उनको तुरंत मदद पहुंचाओ। जी ठाकुर साहब, हम इस समस्या का भी बखूबी सामना करेंगे, आप चिंता न कीजिए। जब तक गांव का पानी नहीं निकलेगा और कच्चे घरों तक मदद हम नहीं पहुंचा देंगे, तब तक हम रुकेंगे नहीं। अभी आप सब 4-5 के जोड़ों में जाइए और गांव के हर घर में खोज खबर लीजिए। किसको किस तरह की मदद की जरूरत है, उसको वो मदद शीघ्र पहुंचाइए। हम पंडित जी के पास जाते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी बातचीत करनी है। सभी लोग उसी वक्त गांव की गलियों में बिखर जाते हैं। सारे गांव में पानी भरा हुआ था, लगभग घरों में भी पानी भर चुका था। ठाकुर साहब वैद्य जी के घर जाते हैं और पंडित जी की खोज खबर लेते हैं। पंडित जी को होश आ चुका था, लेकिन उनकी हालत अभी गंभीर थी। ठाकुर साहब और वैद्य जी आपस में बातचीत करते हैं। कहिए डॉक्टर साहब, पंडित जी की हालत कैसी है? आपको क्या लगता है? ठाकुर साहब, नॉर्मल ट्रीटमेंट मैंने कर दिया है, उनको होश भी आ गया है, लेकिन उन्हें बड़े अस्पताल में ले जाना जरूरी है। चोटें गंभीर हैं और ब्लड भी काफी बह चुका है, इसलिए यहां ज्यादा देर रखना ठीक नहीं होगा। जी, मैं अभी इसकी व्यवस्था कर देता हूं। अगर उनको बड़े अस्पताल जाने की जरूरत है तो फिर हम लापरवाही नहीं कर सकते। ठाकुर साहब वैद्य जी के मोबाइल से हवेली में कॉल करते हैं और गजराज को बुलाते हैं। विजेंद्र गांव के लोगों के साथ जरूरतमंदों की मदद में लगा हुआ था। कुछ देर बाद गजराज 2-4 लड़कों के साथ आता है और ठाकुर साहब से बातचीत करके शमशान के पास खड़ी गाड़ी को लाने जाता है। थोड़ा बहुत धक्का लगाने से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। गांव के बाहर की सड़क पर गाड़ी रोककर वो लोग पानी में चलकर वैद्य जी के घर आते हैं और पंडित जी को कंधों पर लेकर गाड़ी तक ले जाते हैं। तब तक नहाकर ठाकुर साहब भी तैयार हुए और पुजारी जी से इजाजत ली। पुजारी जी, आपने नियमों में बांध दिया, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त पंडित जी के साथ मुझे जाना चाहिए। हो सकता है वहां कुछ जरूरत पड़ जाए। गांव का नहीं कर सकता, लेकिन गांव के बाहर जाकर किसी की जान बचाने में क्या हर्ज है। और आपको पता है पंडित जी की हालत गंभीर है, तो जरूरत भी है। ठाकुर साहब, किसी भी तरह की पूजा पाठ में बच्चे, बुजुर्ग और बीमार नियमों से परे होते हैं। इस वक्त पंडित जी भी पूजा के नियमों में है, लेकिन उनकी हालत के अनुसार जाना पड़ेगा। तो आप भी जा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप जाइए और ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही वो ठीक हो जाएंगे। जी पुजारी जी, हम पंडित जी के साथ निकलते हैं और वहां मैं बातचीत करके गांव का पानी निकालने के लिए भी कोई मदद भेजता हूं। बाकी यहाँ विजेंद्र है, आप उससे संपर्क कर लेना। जी ठाकुर साहब, आप पंडित जी का ध्यान रखिए, यहाँ की चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पुजारी जी से बातचीत करके ठाकुर साहब और गजराज पंडित जी को लेकर रतनगढ़ के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर विजेंद्र गांव के लोगों के साथ राहत कार्य में लगा हुआ था। घरों में पानी भरने से काफी नुकसान हुआ था। किसी इंसान के हताहत होने से तो वंचित रह गए, लेकिन मवेशी काफी इसकी चपेट में आ गए। मवेशियों का चारा बह गया, जो कि गांव में लोगों के लिए खुद के खाने से भी ज्यादा जरूरी था। कई कच्चे घर भी थे जिनके घर का राशन भी बह गया। विजेंद्र ने सरपंच कार्यालय और हवेली में उपलब्ध अनाज का आकलन किया ताकि लोगों तक जरूरत के अनुसार पहुंचाया जा सके। सबसे बड़ी समस्या इस वक्त पानी निकालने की थी। नगर पालिका से संपर्क किया गया, लेकिन वहां से मदद आने में भी समय लगेगा।
क्योंकि आसपास के और भी कई गांव इस तूफान की चपेट में आए थे। इसलिए हर गांव में एक ही समय में मदद पहुंचाना भी मुश्किल था। किंतु ठाकुर साहब की जान पहचान का कुछ फायदा हुआ और सुबह के 7 बजे तक गांव में जनरेटर की व्यवस्था हो गई। उधर पंडित जी को भर्ती करवा दिया और उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। अस्पताल में ठाकुर साहब की भेंट दामोदर से हो जाती है। अब तक भावेश की समस्या के बारे में ठाकुर साहब को पता नहीं था। जब वहां मुलाकात होती है तो ठाकुर साहब ने भावेश के इलाज के लिए भी कोशिश की और दामोदर को भी भरोसा दिलाया। गांव में जनरेटर से पानी को निकालने का काम शुरू हो गया और करीब 2 घंटे बाद आधे से ज्यादा पानी गांव से बाहर निकाल दिया गया, जिससे लोग घरों से बाहर निकलना शुरू हुए और कुछ अपनी तरफ से भी कोशिशें हुई। महिलाएं भी अपने अपने घरों की व्यवस्था में लग गई। लगभग आधे गांव के घरों में पानी घुसा था। विजेंद्र की सूझबूझ, गांव के लोगों का सहयोग और ठाकुर साहब की नगरपालिका से पहुंचाई गई मदद से सुबह के 10 बजते बजते पानी बाहर निकला और जरूरतमंदों तक राशन और अन्य सामान पहुंचने लगा। उधर अस्पताल में भावेश होश में था और उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। लेकिन पंडित जी के चेकअप के बाद पता चला कि उन्हें ब्लड की जरूरत है। उनके ग्रुप का ब्लड अर्जेंट मिलना भी मुश्किल था। गजराज ने अपने दोस्तों से संपर्क किया और ठाकुर साहब ने भी अपनी जानकारी के घोड़े दौड़ाए। डॉक्टर ने बताया कि शीघ्र ही ब्लड की आवश्यकता है। क्योंकि गांव में पंडित जी को 4-5 घंटे रख लिया था, अब कम समय में ब्लड का मिलना थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा था। उधर गांव में कुछ सामान्य हालात हुए। पानी निकला और लोगों के प्रयास से फंसे हुए मवेशियों को बाहर निकाला गया। धूप खिलने लगी, जिससे कुछ राहत हुई। हवेली से भरपूर मदद की जाने लगी। कच्चे घर के सदस्यों को गांव के स्कूल में ठहराया गया और उनके खाने की व्यवस्था भी वहीं की गई। जब सभी घरों तक विजेंद्र के राहत कार्य की टीम पहुंची तो कुछ अजीब बातें निकलकर सामने आई। स्कूल में विजेंद्र असहाय लोगों के लिए व्यवस्था कर रहा था कि एक एक करके उसके आदमी स्कूल में आने लगे। भैया जिस अनहोनी का हमें डर था वो हो गई है। अब पता नहीं कि कैसे हुई और अब हम क्या करेंगे। लेकिन रमाकांत और सतपाल के बेटे गायब हैं। एक 15 दिन का था और दूसरा 2 महीने का। क्या? लेकिन अब तक पता क्यों नहीं चला? भैया जैसे जैसे हम सब घरों में गए तो सामने आई है बात। अब तक लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल सके और ये दोनों घरों में काफी और भी नुकसान हुआ है। अचानक दौड़ता हुआ रावत आता है। भैया राधा कृष्ण के जुड़वा बेटे थे 3 महीने के, वो गायब हैं। और दीनदयाल के घर में भी 20 दिन का लड़का था, वो भी नहीं मिल रहा है। क्या? इस तूफान की आड़ में इतना कुछ हो गया? इसका मतलब और भी घरों में ऐसा हुआ होगा। क्या पूरे गांव में पता किया है या फिर कोई और भी ऐसी खबर सुनाएगा? तुरंत पता करो पूरे गांव में। बच्चों के गायब होने की खबर मिलते ही विजेंद्र शॉक्ड रह गया। अब तक तो वो तूफान से हुए नुकसान की भरपाई के बारे में सोच रहे थे। मवेशियों की व्यवस्था के साथ साथ करीब 50 परिवारों के रहने और खाने की व्यवस्था करनी थी। लेकिन अब समस्या ये आ गई कि बच्चे गायब हैं। और ये सुनते ही विजेंद्र के माथे की लकीर जाग गई कि तूफान की आड़ में उस डायन ने अपना काम कर दिया। लेकिन भैया रात के उस भयानक तूफान में कैसे कोई डायन आ सकती है और इस तरह से बच्चों को ले जा सकती है? मुझे तो लगता है कि ये बच्चे इस तूफान में ही बह गए होंगे। छोटे बच्चे थे और इतने पानी में उनका कहीं क्या पता चलता। और अभी तो ढलान वाले रास्तों में 1 फीट से ज्यादा पानी जमा हुआ है, तो हो सकता है कि ये बच्चे पानी में ही बहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बच्चे गायब हुए हैं वो सब घर ऊंचाई पर हैं और उनके घरों के अंदर पानी नहीं घुसा था। फिर वो कैसे बह जाते? ये तूफान भी कोई शैतानी ही था जो अचानक से आया था। कल शाम तक तो ऐसा कोई अंदेशा भी नहीं था। रावत और कोई अनुमान मत लगाओ। पक्का ये बच्चे उस डायन ने ही गायब किए हैं। तो भैया आप क्या करें? अगर डायन ने ही ये काम किया है तो फिर अब उन बच्चों को कहां ढूंढें? और क्या पता कि कितना समय हो गया है, क्योंकि रात को तूफान भी तो 8-9 बजे शुरू हो गया था। हम सब पूरी रात से इसी में फंसे हुए हैं। अब किस तरफ उस डायन के पीछे जाएं? रावत अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है और जाने का कोई फायदा भी नहीं है। अब तो लंका लूटी जा चुकी है। पछतावे के सिवाय कुछ नहीं बचा है। विजेंद्र वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके माथे पर गहरी चिंता की रेखाएं उभरने लगी। उसके आसपास खड़े सभी लोग विजेंद्र को इस तरह से टूटता हुआ देखकर परेशान हो गए, क्योंकि विजेंद्र किसी भी मुश्किल घड़ी में हिम्मत नहीं हारता है
और हमेशा गांव वालों का भी हौसला बढ़ाता आया है। आज भी वो निकर पहने किसी मजदूर की तरह लोगों के साथ मिलकर राहत कार्य में साथ दे रहा था। उसको साथ देखकर गांव के लोगों में भी हिम्मत बढ़ती। गजराज को लोग उतना नहीं मानते थे और ना ही ठाकुर साहब गजराज को कोई काम देते थे। पहली चॉइस विजेंद्र ही रहता था, और वो विजेंद्र अगर इस तरह से निराश होकर बैठ गया तो बाकी सबके तो मानो प्राण ही निकल जाएंगे। रावत ने जब विजेंद्र को इस तरह से देखा तो उसने सोचा कि अगर विजेंद्र को निराश देखकर बाकी के लोग भी निराश हो गए तो गांव की समस्या की नौका किनारे तक आकर डूब जाएगी, क्योंकि आधी से ज्यादा समस्याएं झेल चुके हैं और उनसे पार पाने की कोशिश भी धीरे धीरे सफल होती जा रही है। अगर इस वक्त ये लोग हार मान गए तो आगे का बचा हुआ काम असंभव हो जाएगा। रावत आगे बढ़ा और विजेंद्र का हाथ पकड़कर उसको खड़ा किया, फिर अंदर एक रूम में लेकर गया। अंदर जाकर रावत ने विजेंद्र को समझाया, भैया आप ये क्या कर रहे हो? इस तरह से निराश होना आपको शोभा नहीं देता। तो क्या करूं भाई, हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर हम लोग इस वक्त दिन रात एक कर रहे हैं, फिर भी वो शैतान अपने मकसद में कामयाब हो गई और हम हार गए। नहीं भैया, ये आपने थोड़ा गलत सोच लिया। मेरा इतना कद तो नहीं है कि मैं आपको समझाऊं, लेकिन उम्र का अनुभव आपसे कुछ ज्यादा है, इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं जिनको इस वक्त आप नजरअंदाज कर रहे हो। आपको पता है कि आप गांव के प्रतिनिधि हो और साहसी भी। आपको देखकर सबके चेहरे खिल जाते हैं, और जब आप साथ होते हो तो गांव का बच्चा भी हिम्मत वाला बनकर किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कमर कस लेता है। ऐसे में अगर आप उन सबके सामने टूट जाओगे या आप इस तरह से हार मान लोगे तो उन लोगों की हिम्मत भी टूट जाएगी। हमने इतना कुछ सहन कर लिया है, अब तो थोड़ा ही बाकी है। अगर यहां आकर हम बिखर गए तो सब उल्टा हो जाएगा। गांव से लोगों का दूसरे गांव में जाना शुरू हो जाएगा, आप पर से विश्वास उठ जाएगा और ये लोग इतने डर जाएंगे कि भविष्य में ये लोग सिर उठाकर जी भी नहीं पाएंगे। जिस ठाकुर भवानी सिंह का नाम सुनते ही बुजुर्गों की भी नसों में खून का उबाल आ जाता है, अगर उस ठाकुर साहब के गांव के लोग डर कर भाग गए तो उस इज्जत का क्या जो आज तक आपने कमाई है। निराश होना आपका काम नहीं है, आप उसी जोश से फिर उठिए। बाकी ईश्वर की मर्जी है। अगर हम गांव के कुछ लोग बलिदान देकर आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कर पाए, अगर इस वक्त हमारे घर वालों के दिलों में हमारे लिए मान बढ़ा पाए, तो दुनिया में इससे बड़ी जीत और कोई नहीं हो सकती है। हालात की नजाकत को समझिए और अपने कद का भी ख्याल रखिए। तुम सही कह रहे हो रावत, बच्चों के गम में मैं कुछ भावुक हो गया था और इस दर्द को मैंने दिल में समा लिया था। लेकिन तुम्हारी बात सही है, अगर कुछ का बलिदान देकर हम हजारों को बचा सके तो वो भी हमारी जीत होगी। लेकिन रावत, अब अगर गांव का कोई बच्चा उस डायन के हाथ लगा तो गांव के लोग भी टूट सकते हैं। हमें और ज्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा। भैया, इस समय हमें उस बात पर ध्यान नहीं देना है। इस वक्त बहुत काम है जो इसी वक्त करने जरूरी है। अगर इसमें हमने ढिलाई की तो यह भी नुकसान बड़ा हो जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। चलो, अब और जैसा अब तक कर रहे थे वैसा ही करते रहो, यहां मैं संभाल रहा हूं। जी भैया, आइए। रावत ने विजेंद्र के टूटते हुए साहस को फिर से जगाया और भावना में बहने की बजाय सामने के डरावने मंजर पर ध्यान देने को कहा। दोनों वापस आकर के फिर से काम में लग गए। बच्चों के गायब होने की खबर लाने वालों को आश्वासन देकर फिर से गांव के काम में लगाया गया और विजेंद्र खुद भी काम में लग गया। उधर रतनगढ़ में ठाकुर साहब नगर पालिका का दौरा करके आ गए। गांव की समस्या देखते हुए तुरंत दूसरी और जरूरी मदद पहुंचाने का भरोसा लेकर ठाकुर साहब वापस अस्पताल में पहुंचे। यहां पंडित जी के लिए ब्लड की व्यवस्था में गजराज के छक्के छूट चुके थे। उसकी सारी कोशिश के बाद भी किसी का ब्लड मैच नहीं हुआ। रतनगढ़ एक छोटा शहर होने के कारण यहां ब्लड बैंक नहीं था और किसी दूसरे शहर के ब्लड बैंक से मंगवाने में भी काफी समय लगना था। ठाकुर साहब और गजराज के कई जानकार रतनगढ़ में रहते थे। वो सब आए, लेकिन ब्लड किसी का मैच नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब ने ठाकुर साहब को कहा, ठाकुर साहब, आपकी सारी कोशिशें नाकामयाब हुई।
अब क्या करें, हम भी तो ब्लड के बिना बेबस हैं। यहाँ कोई ब्लड बैंक भी तो नहीं है आसपास, लेकिन पेशेंट की हालत इस वक्त बिगड़ती ही जा रही है। अगर 1-2 घंटे में ब्लड का इंतजाम नहीं हुआ तो फिर उनको बचाना पॉसिबल नहीं होगा। अब आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, आप तो हमसे ज्यादा इस बारे में जानते हो। आप बता सकते हो कि आसपास के कौन से शहर में ब्लड बैंक है, हम वहां से मंगवा सकते हैं। जिस शहर से जल्दी हमारे पास ब्लड पहुंचे उस शहर में हम गाड़ी भेज सकते हैं। ठाकुर साहब, ब्लड बैंक तो बीकानेर, सीकर और जयपुर तीनों में है और सीकर से जल्दी पहुंचा जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि वहां के ब्लड बैंक में पेशेंट का ब्लड ग्रुप मिले यह भी कोई जरूरी नहीं है। क्या? अगर ब्लड बैंक में नहीं मिल सकता तो फिर कहां मिलेगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां ना मिले? ठाकुर साहब, आप एक काम करो, 2 गाड़ी भेजो, एक बीकानेर और एक सीकर। दोनों में से किसी एक में तो मिल ही जाएगा, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। नहीं तो हर गुजरते मिनट के साथ पेशेंट की हालत बिगड़ रही है। जी, मैं अभी इसके लिए इंतजाम कर देता हूं। ठाकुर साहब ने गजराज को बुलाया और इसी वक्त जाने को कहा। साथ ही एक गाड़ी किराए पर ली और उसको दूसरे शहर भेजा। उम्मीद में दोनों गाड़ियां अपने अपने रास्ते की तरफ दौड़ने लगी और ठाकुर साहब उखड़ती हुई सांसें ले रहे पंडित जी का हाथ पकड़े उनसे बात करने लगे, विश्वास दिलाने लगे कि सब ठीक हो जाएगा। मौन पंडित जी ठाकुर साहब को सुन रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे।